नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आनुवांशिकता और जैव विकास से संबंधित एमसीक्यूज। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये आपके आगे आने वाले एग्जाम में जिनमें बायोलॉजी का पार्ट आता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए इन क्वेश्चंस को आराम से। पहला क्वेश्चन जो है आपका लिखा हुआ है कि आनुवांशिकता का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले आप इसमें आनुवांशिकी और आनुवांशिकता में थोड़ा बेसिक डिफरेंस समझिए। एक शब्द आप पढ़ते हैं आनुवांशिकी। आनुवांशिकी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स, से कहा जाता है जेनेटिक्स। कहीं पे भी की शब्द आए, की का मतलब होता है अध्ययन। जैसे आप एक शब्द पढ़ते हैं लॉजी, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, वैसे की का अर्थ भी क्या है, अध्ययन। अब किस चीज का अध्ययन जो है आनुवांशिकी कहलाता है। तो इसमें दो कीवर्ड्स याद करने हैं और एनसीईआरटी बुक में भी आपको यही दे रखे हैं, इन शब्दों को याद रखें। आनुवांशिकता, आनुवांशिकता और विभिन्नता, इन दो चीजों का यदि अध्ययन किया जाता है तो हम क्या पढ़ रहे हैं, आनुवांशिकी पढ़ रहे हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। तो ये दो शब्द जो हैं ये है आनुवांशिकता और विभिन्नताएं। इनका इंग्लिश शब्द जो होता है आनुवांशिकता का, इसे हेरिडिटी भी कहा जाता है या इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। विभिन्नताओं को कहा जाता है वेरिएशन। अब इनका थोड़ा थोड़ा अर्थ आपको बताते हैं। आनुवांशिकता, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस, माता पिता से बच्चों में किस प्रकार लक्षण जाते हैं, किस प्रकार उनकी वंशागति होती है, इसे कहा जाता है आनुवांशिकता। और संतान जो है माता पिता से किस प्रकार भिन्न है, अपने भाई बहन से किस प्रकार भिन्न है, सभी जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये जो विभिन्नताएं पाई जा रही हैं उन दोनों का, यानी इन दो चीजों का यदि आप अध्ययन कर रहे हो, विभिन्नता और आनुवांशिकता का, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, आनुवांशिकी। इसलिए एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए कि आनुवांशिकी किसका अध्ययन है, एक ऑप्शन में आपको आनुवांशिकता दे रखा है, दूसरे में विभिन्नता दे रखा है, तीसरे ऑप्शन में दे रखा होगा ए और बी दोनों, यानी इन दोनों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, आनुवांशिकी। अब यहाँ आप क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिकी यानी हेरिडिटी का अर्थ क्या है। तो यहाँ लिख रखा है पहला ऑप्शन कि माता पिता से संतति को गुणों का जो संचरण होता है उसे क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है सही है। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे होता, आनुवांशिकी क्या है, तो आनुवांशिकी हेरिडिटी और वेरिएशन, इन दोनों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता, आनुवांशिकी। तो शब्द को ढंग से पढ़ना, यहाँ आनुवांशिकी है और ये क्या है, आनुवांशिकता है। ये डिफरेंस आपका एनसीईआरटी में क्लियर रूप से दे रखा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है जीन क्या होते हैं। तो इसमें ध्यान रखिए, माता पिता से संतति में जो लक्षण जाते हैं वो किसके माध्यम से जाते हैं, जीन के माध्यम से। अब जीन क्या होते हैं, इनका एड्रेस कहाँ है, इसको देखिए आराम से आप। सभी जीवों की सबसे छोटी इकाई जो है, शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, कोशिका। अब कोशिका के अंदर यदि हम देखेंगे तो होता है केंद्रक, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र। तो हमारा पूरा शरीर जो है किसका बना हुआ है, कोशिकाओं का बना हुआ है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है और उस कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर होते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। गुणसूत्रों के बारे में एक क्वेश्चन और आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। निश्चित का मतलब हर जाति में अलग अलग होती है गुणसूत्रों की संख्या। जैसे यदि आपसे पूछा जाए मनुष्य जाति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 है। अब ये जो 46 गुणसूत्र हैं ये जोड़े में होते हैं, किसके अंदर हैं, केंद्रक के अंदर। जोड़े का मतलब कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े। इसमें से आधा भाग जो है वो तो किससे प्राप्त होता है, संतान को, माता से, और आधा सेट जो है किससे प्राप्त होता है, पिता से। यानी 23 जोड़े गुणसूत्र। संख्या पूछी जाए तो कितनी है, 46। ये मनुष्य की बात की है और प्रत्येक जाति में निश्चित, हर जाति में अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब इस गुणसूत्र की संख्या देखें, संरचना देखें, तो गुणसूत्र जो है ये गुणसूत्र बना हुआ है डीएनए का। डीएनए और एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का बना होता है। अब यहां ध्यान रखिए, इस डीएनए के जो छोटे छोटे खंड हैं, इन खंड को कहा जाता है जीन। और एक जीन जो है वो एक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। माता पिता से बच्चों में जो गुण आते हैं वो किसके माध्यम से आते हैं, जीन के माध्यम से। और जीन का पूरा एड्रेस आपको बता दिया है, हमारे शरीर की
जो कोशिकाएं हैं उनमें बीच में क्या पाया जा रहा है, केंद्रक। केंद्रक में होते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। प्रत्येक जाति में पूछा जाए तो निश्चित, और मनुष्य जाति में कितने हैं, 46 हैं। गुणसूत्रों की संख्या जोड़े में पूछी जाए तो कितने हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र के हैं। गुणसूत्र किसका बना हुआ है, डीएनए का और प्रोटीन का। और डीएनए का जो छोटा खंड होता है उसे क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। और जीन जो है किसके लिए उत्तरदायी है, लक्षण के लिए। जैसे सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए, आपके शरीर की लंबाई है, स्किन का कलर है, या बालों की लंबाई है, बालों का कलर है, ये सब किस पे निर्धारित करता है, जीन पे, कि आपको माता पिता से कैसे जीन प्राप्त हुए हैं। तभी देखना आप बच्चों के जो गुण हैं वो माता पिता से सिमिलर जो है प्रतीत होते हैं। अब इसमें आगे ध्यान रखिए, यहाँ जो जीन है, यहाँ हमने एक गुणसूत्र की बात की, ऐसा ही दूसरा जो गुणसूत्र है, क्योंकि गुणसूत्र जोड़े में है, दूसरे गुणसूत्र में भी क्या होगा, डीएनए। और ये किससे प्राप्त है, माता से। तो इसमें देख रहे हैं आप सेट कितने, जीन के कितने सेट प्राप्त हो रहे हैं, 2। तो ये जीन का जो विकल्प प्राप्त होता है इसे हम बोलते हैं अलील बोलते हैं। क्या कहते हैं, अलील। और ये क्वेश्चन अभी जो है रिट की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कि जीन का विकल्प जो है वो किसे कहा जाता है, अलील को कहा जाता है। अगला देखिए, इसमें जेल प्रेरी की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आया था। अब यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको कि जीन क्या होता है। पहला दे रखा है प्रोटीन का एक प्रकार, दूसरा दे रखा है कोशिका झिल्ली का भाग, तीसरा दे रखा है गुणसूत्र का एक खंड। तो गुणसूत्र है, गुणसूत्र में आगे बढ़े, गुणसूत्र किसका बना हुआ था, डीएनए का, यानी ये किसका खंड है, डीएनए का। लेकिन आपको डीएनए नहीं लिख रखा है तो इसे हम किसका मानेंगे, यहाँ पे उत्तर गुणसूत्र का एक खंड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे। तो अभी जो हमने बिल्कुल शुरू में शब्द देखा था कौन सा, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के जो पिता हैं या फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को, क्योंकि इन्होंने मटर के पौधे पे प्रयोग किए थे और ये अध्ययन किया था कि किस प्रकार से माता पिता से संतति में गुणों का संचरण होता है। और उसी से संबंधित इन्होंने 3 नियम भी दिए थे, उन नियम को हम आनुवांशिकता के नियम कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो दे रखा है आपको कि ग्रेगर मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किए थे। तो ये पौधा जो है कौन सा है, मटर का पौधा। अब इसी में आपको इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इसका नाम है पाइजम सटाइवम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मटर के पौधे का नाम है और इसी पे प्रयोग किए थे, और मेंडल ने आनुवांशिकता के कितने नियम दिए हैं, 3 नियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है किसके द्वारा होता है। मतलब क्वेश्चन ये है कि संतान जो है उसमें लड़का होगा या लड़की, ये किसके द्वारा निर्धारित होता है, माता के गुणसूत्रों द्वारा या पिता के गुणसूत्रों द्वारा। तो आप देखिए, अभी आपको बताया था कि मनुष्य जाति में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। अब इस 46 में आपको क्या बताया था, जोड़े में पाए जाते हैं, यानी कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े। अब ध्यान रखेंगे, महिला और पुरुष के अंदर इन 23 गुणसूत्र जो 23 जोड़े हैं उसमें से 22 जोड़े एक जैसे होते हैं, महिला की कोशिका में भी और पुरुष की कोशिका में भी। अब यहां ध्यान रखेंगे, आगे एक जो गुणसूत्र का जोड़ा है उसमें ध्यान रखेंगे, उसे कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। जो महिला में तो पाया जाता है XX और पुरुष में होता है XY। तो आप क्या देख रहे हैं, 22 जोड़े जो गुणसूत्र हैं वो अलिंग गुणसूत्र हैं, जो महिला और पुरुष में कैसे होते हैं, समान। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कुल गुणसूत्रों की संख्या बताइए, तो 46, जोड़े में पूछा जाए तो कितने हैं, 23 जोड़े। लेकिन उसी को विभाजित किया क्वेश्चन को कि अलिंग गुणसूत्रों की जो है संख्या बताइए, तो अलिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, 22 जोड़े, या फिर कितने हैं, 44। ये 44 गुणसूत्र जो है महिला और पुरुष में क्या है, समान है। बाद में जो 45 और 46वां गुणसूत्र बचा वो पुरुष में तो है X और Y, और महिला में कौन सा है, XX है। अब इसमें ध्यान रखिए, जब युग्मक बनते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और ये गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। तो पुरुष में शुक्राणु बन रहे हैं, उसके अंदर जो गुणसूत्र है या तो X जाएगा या Y, और महिला में जो अंडाणु बन रहे हैं उसमें दोनों में जो गुणसूत्र हैं वो कौन से जाएंगे, XX। अब निषेचन के समय यदि X गुणसूत्र Y से निषेचन करता है तो जो संतान प्राप्त होगी XY, यानी ये लड़का होगा। और यदि X वाला जो शुक्राणु है वो अंडाणु से
निषेचन करता है तो XX यानी लड़की होगी। अब आप एक चीज देखिए, इसमें ये लड़का होगा या लड़की होगी किस पे निर्भर कर रहा है कि पुरुष से जो शुक्राणु है उसके अंदर कौन सा गुणसूत्र आ रहा है, क्योंकि महिला से अंडाणु में हमेशा ही कौन सा गुणसूत्र आएगा, X गुणसूत्र। पुरुष से यदि शुक्राणु में Y गुणसूत्र आता है तो लड़का, X आता है तो कौन है, लड़की। तो इसका मतलब आपको पता चला कि पिता के जो गुणसूत्र हैं वो निर्धारित करते हैं लिंग को। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा आएगा, दूसरा वाला। लेकिन आपने अब यहाँ वैज्ञानिक रूप से भी देखा कि पिता उत्तरदायी है लिंग निर्धारण के लिए, लेकिन हमारे समाज में ये कुप्रथा है, सारा जो है लिंग निर्धारण जो है उसका भार किस पे डाला जाता है, महिला पे, जबकि ये जो है कौन निर्धारित करते हैं, पुरुष से आने वाले गुणसूत्र। तो यहाँ आपको गुणसूत्रों की संख्या से संबंधित सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। संख्या पूछी जाए तो 46, जोड़े में पूछी जाए तो 23 जोड़े, और उन्हीं को विभाजित करना है। 22 जोड़े तो अलिंग गुणसूत्र हैं जो महिला और पुरुष की कोशिका में समान हैं, लेकिन एक जोड़ा जो गुणसूत्र है वो लिंग को निर्धारित करता है, इसलिए उसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। पुरुष में होता है वो XY और महिला में होता है XX। उसके बाद आगे देखिए, इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में संतान जो उत्पन्न हो रही है उसमें लड़का होने की संभावना और लड़की होने की संभावना कितनी होगी। तो यहाँ ध्यान रखिए, दोनों की संभावना क्या है, बराबर है। या तो लिखाएगा बराबर, या इसमें देख रहे हैं आप इन दो संतान में आधी लड़की और आधे लड़के, यानी संभावना कितनी है, 50%। तो या तो क्वेश्चन में परसेंटेज लिखाएगा या फिर लिखाएगा कि दोनों की संभावना क्या है, बराबर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ अभी हमने पढ़ा है कि व्यक्ति की कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46। और दूसरा क्वेश्चन भी ध्यान रखिए, ये 23 जोड़े भी लिखा सकता है। आगे भी ध्यान रखना है, अलिंग गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए, अलिंग गुणसूत्र जो 22 जोड़े हैं या उन्हें कितने हो गए, 44, इन्हें ऑटोसोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑटोसोम, या हिंदी में इन्हें कहा जाता है अलिंग गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है समजात अंग जो हैं या होमोलोगस ऑर्गन्स किसको कहते हैं। एक होते हैं समजात और एक होते हैं समरूप। यहाँ ध्यान रखिए, समजात लिखा हुआ है तो जात का मतलब इनका जन्म एक जैसा है। तो विभिन्न जीव जो हैं उनके ऐसे अंग जिनकी जो मूल संरचना है वो तो समान है, लेकिन वो जो अंग हैं वो अलग अलग काम करते हैं। सिंपल सा उदाहरण लेते हैं हम, चमगादड़ के पंख देखते हैं। एक तो देखा चमगादड़, चमगादड़ के पंख, मनुष्य का हाथ और घोड़े के आगे वाले पैर, यानी तीनों के हमने अग्रपाद देखे। और अग्रपाद देखें तो तीनों के अग्रपाद अलग अलग काम कर रहे हैं। चमगादड़ में तो अग्रपाद पंख बन गए हैं, किसका काम कर रहे हैं, उड़ने का, यानी इनका काम हो चुका है उड़ना। मनुष्य में आप देख रहे हैं अग्रपाद यानी हाथ, यानी कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए काम आ रहे हैं। घोड़े के अग्रपाद जो हैं भागने, दौड़ने या चलने के लिए काम आ रहे हैं। तो यहाँ देखा कि इनकी संरचना तो एक जैसी है, लेकिन इनके कार्य क्या हैं, अलग अलग हैं। क्योंकि इनको अलग अलग परिस्थितियां मिली, उस हिसाब से इनके कार्य अलग अलग हो गए। मूल संरचना एक जैसी, इससे पता चलता है कि इनके जो पूर्वज हैं कभी बहुत पुराने समय में एक रहे होंगे। और ये जो समजात अंग हैं, ये इनसे हमें पता चलता है कि जैव विकास हुआ है। जैव विकास एक सतत और निरंतर होने वाली प्रक्रिया है लंबे समय तक, जिसमें जीवों के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते हैं और नई जो प्रजाति है वो बनती रहती है। सिंपल सा उदाहरण आप सुनते होंगे कि मनुष्य पहले जो है वो वानर जाति का था, और वानर जाति से धीरे धीरे ये जो मनुष्य बना है वो किसकी वजह से, बहुत क्रमिक और बहुत धीरे धीरे परिवर्तन हुए हैं, श्रृंखलाबद्ध, उसके कारण एक नई प्रजाति उभरी है। उसी को हम क्या कहते हैं, जैव विकास। तो जैव विकास का जो है आधार हमें किसमें मिलता है, समजात अंगों में। इनसे पता चल रहा है कि ये जो जीव हैं कभी इनके पूर्वज एक रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने समजात अंग का देखा, तो तीसरा ऑप्शन है जिनकी मूल संरचना तो समान हो लेकिन कार्य क्या हो, भिन्न हो। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विकास की अवधारणा। तो जैव विकास या इंग्लिश में उसे कहा जाता है इवोल्यूशन। जैव विकास जो है आपको बता दिया, क्रमिक परिवर्तन होता है, श्रृंखलाबद्ध होता है और बहुत लंबे समय तक ये परिवर्तन होता है, और लंबे समय बाद प्रजाति जो है वो नई प्रजाति बन जाती है पुरानी प्रजाति से। तो ये जो थ्योरी है, ये अवधारणा किसने दी थी, तो ये अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन का एक सिद्धांत और है जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है, प्राकृतिक को हम इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल और वर्ण को बोलेंगे सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की इन्होंने थ्योरी दी थी। और इन्होंने उदाहरण लीजिए, जिराफ की कहानी सुनाई थी। इसमें कहा गया था
की जो है, जिराफ की कहानी सुनाने से पहले ये भी नाम बुलाया कि योग्यतम की उत्तरजीविता की बात की गई थी। योग्यतम की उत्तरजीविता, इसमें यह कहा था कि जीव जो हैं, बहुत सारे जीव हैं और जीवों में प्रजनन की क्षमता जो है अपार है। प्रजनन की क्षमता ज्यादा है तो जनसंख्या क्या होगी, ज्यादा होगी जीवों की। अब जीवों की जनसंख्या ज्यादा हो गई तो इसमें ध्यान रखना है प्राकृतिक संसाधन इनकी जो अनुपात में है क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और फिर इनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, संघर्ष होगा। और इन जीवों में क्या है, विभिन्नताएं हैं। सभी जीव एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। और जो विभिन्नताएं पर्यावरण के अनुकूल हैं, प्रकृति उनका क्या कर लेगी, चयन कर लेगी। और जो अनुकूल नहीं है उनको रिजेक्ट कर देगी। अब ये इतनी बातें लिखी हैं, ये पूरे पॉइंट्स आपको दिमाग में रहने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनसे। अब जिराफ वाली कहानी सुनिए आप। पहली लाइन इन्होंने बोली कि जीवों में प्रजनन की अपार क्षमता है, यानी बहुत सारे जिराफ हैं। दूसरा कहा कि इनमें विभिन्नताएं हैं। विभिन्नताएं यानी कुछ जिराफ लंबी गर्दन के थे और कुछ कैसे थे, छोटी गर्दन के। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, बाद में उन्होंने बताया कि किसी समय अकाल पड़ा और ये जिराफ जो है पहले जो जमीन पे घास होती थी उसको चर के अपना पेट भरते थे, लेकिन अकाल पड़ने पे घास पूरी सूख गई, सिर्फ पेड़ों के पत्ते बचे। अब पेड़ों के पत्ते खाने के लिए जिनकी गर्दन लंबी थी वो तो पेड़ों के पत्ते खा पाए, और छोटी गर्दन वाले जो हैं वो भूखे रह गए, और भूखे रहने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो इसमें आपने, और फिर जनसंख्या में सारे जो हैं वो कौन सी गर्दन के बचे, लंबी गर्दन के। और उनके आगे जो संतानें हुई वो सारी किस गर्दन की हुई, लंबी गर्दन की। तो आपने क्या देखा कि जो प्रजाति है एक नई प्रजाति बन गई, सारी लंबी गर्दन वाली बनी। अब ये पूरी कहानी सुनाई, उसमें देखिए इसमें प्रजनन क्षमता आ गई, बताया कि विभिन्नता है, अलग अलग जो है गर्दन की लंबाई के जिराफ थे, उनके बीच में संघर्ष चला क्योंकि खाद्य पदार्थ जो है वो सीमित हो गया था। उसके बाद संघर्ष चलने पे प्रकृति सिर्फ किनका चयन कर पाई, जिनकी गर्दनें लंबी थी। तो प्रकृति ने उसी का चयन किया, योग्यतम का, और योग्यतम ही क्या रहा, जीवित रहा, और उसी से एक नई प्रजाति बन गई। तो ये जैव विकास की जो थ्योरी डार्विन ने सबसे पहले दी थी, ये किस सिद्धांत पे दी थी, प्राकृतिक वर्ण पे। प्राकृतिक वर्ण यानी प्रकृति चयन करती है। तो ये ध्यान रखिए किसका है, चार्ल्स डार्विन का। इसी के बाद में एक लेमार्क और आएंगे, इनका भी अभी आपको बता देते हैं। लेमार्क ने थोड़ा जिराफ की कहानी ऐसे ही सुनाई, लेकिन थोड़ा चेंज किया था। इसमें ध्यान रखेंगे हमारे शरीर में दो प्रकार के लक्षण होते हैं, एक तो अर्जित लक्षण होते हैं और एक होते हैं जन्मजात लक्षण। जन्मजात लक्षण, जन्मजात लक्षण हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं और उनके लिए कौन उत्तरदायी है, जीन उत्तरदायी है। अर्जित लक्षण हम हमारे जीवन काल में प्राप्त करते हैं। इसमें उदाहरण लीजिए, जैसे आपके शरीर की लंबाई है या स्किन का कलर है, वो आपने आपके माता पिता से जो प्राप्त जीन प्राप्त हुए हैं उन्हीं से आपको वो लक्षण मिले हैं। लेकिन मान लीजिए आपने आपके जीवन काल में जो है बढ़िया जिम वगैरह जाके प्रोटीन डाइट लेके बढ़िया बॉडी बना ली और पहलवान बन गए, तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये पहलवान बनना तो कैसा है, अर्जित लक्षण। बाकी आपके शरीर में जो लंबाई है ये सारे लक्षण कैसे हैं, जन्मजात लक्षण। जन्मजात लक्षण आपके अंदर जो आया है, जीन उसके लिए उत्तरदायी है, तो इस लक्षण की वंशागति होगी। वंशागति यानी अगली पीढ़ी में ये लक्षण जाएगा। अर्जित लक्षण की वंशागति नहीं होती है। अगर अर्जित लक्षण की वंशागति होती तो ये जो पहलवान बना है इसका जो यदि आगे संतान होगी उसको अलग से पहलवान के लिए कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही अर्जित लक्षण की वंशागति यानी पहलवानी पैदा होगा। ऐसा नहीं होता है। और ऐसा और भी देख सकते हैं आप, जैसे कि मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेते समय उसका मस्तिष्क जो है कोरे कागज की तरह है, उसको कुछ भी याद नहीं है। धीरे धीरे उसने पढ़ाई शुरू की, एलकेजी से लेके वो एमए तक पूरी पढ़ाई कर रहा है अपनी। ये सारा लक्षण उसका कैसा है, अर्जित लक्षण है। और यदि अर्जित लक्षण की वंशागति हो जाए तो उस मनुष्य की यदि जो संतान होगी वो एमए पास होगी, उसे वापस से एमए करने की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसा नहीं होता है, संतान को वापस से एलकेजी ही पढ़नी पड़ती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपको दो चीजें बताई। यहाँ पे लेमार्क ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। इन्होंने कहा था कि जो अर्जित लक्षण होते हैं उसकी क्या हो जाती है, वंशागति हो जाती है। अब अर्जित लक्षण इन्होंने जिराफ की कहानी कैसे सुनाई कि जिराफ पहले सारे ही किस गर्दन के थे, छोटी गर्दन के। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने गर्दन ऊपर खींची पेड़ों के पत्ते खाने के लिए तो उनकी गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई।
अब आप बताइए, लंबी गर्दन यानी गर्दन को खींच खींच के गर्दन लंबी की है, वो जन्मजात लक्षण नहीं है, वो कैसा है, अर्जित लक्षण है। और फिर कहा कि ये जो इनकी संतानें आ गई वो सब लंबी गर्दन की हो गई, यानी अर्जित लक्षण आगे चला गया। तो ये बात कही थी, तो ये चीज जो है इनकी सही नहीं बैठी। और लेमार का सिद्धांत ये था कि अर्जित लक्षणों की वंशागति, ये आगे क्वेश्चन भी आएगा। इसमें एक उदाहरण और दिया जाता है, जैसे आप देखते होंगे कि सदियों से जो औरत हैं उनके कान और नाक में आभूषण पहनने के लिए छेद किया जाता है। अब कान और नाक में छेद करना कैसा लक्षण है, अर्जित लक्षण है। यदि लेमार की बात माने तो अर्जित लक्षण की क्या होनी चाहिए, वंशागति, यानी महिला की जो संतान हो रही है उसके कान और नाक में पहले से ही छेद होने चाहिए, आभूषण पहनने के लिए छेद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखें आप, अर्जित लक्षणों की कभी भी वंशागति नहीं होती। सिर्फ कौन से लक्षणों की वंशागति होती है, जन्मजात की, क्योंकि जन्मजात के पीछे कौन उत्तरदायी होता है, जीन। और चार्ल्स डार्विन का जब प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत पढ़ो तो ये कीवर्ड्स आपको ध्यान होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आता है, चार्ल्स डार्विन के जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत था कौन से कथन उससे संबंधित हैं। तो पहला लिखा आ जाएगा योग्यतम की उत्तरजीविता, दूसरा लिखा आ सकता है आपका जीव संघर्ष, तीसरा लिखा आ सकता है प्राकृतिक चयन, या और चौथा लिखा आ सकता है उपरोक्त सभी। तो आपको वो थ्योरी थोड़ी सी पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे देखें, इसमें अगला है जीवाश्म जो हैं ये क्या होते हैं। तो जीवाश्म यानी जीवों के अंश, पुराने जो जीव हैं हजारों करोड़ों वर्ष पहले पुराने जीव या पेड़ पौधे जो हैं वो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या मृत्यु होने के कारण जमीन में नीचे दब गए और उनके ऊपर जो है मिट्टी आ गई। उन जीवों के जो अवशेष हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। जीवों की परछाई भी जो है वो क्या कहलाती है, जीवाश्म कहलाती है। अब इसमें और चीज आपको ध्यान रखनी है, जीवाश्म जब पत्थरों के बीच में दबा हुआ है तो उसकी एज पता लगाई जाती है। एज यानी वो जीवाश्म कितना पुराना है। तो आयु पता लगाने के लिए पहली बात तो जीवाश्म इंग्लिश में क्या कहलाते हैं, फॉसिल कहलाते हैं। दूसरा ध्यान रखना है, आयु पता लगाने के लिए कार्बन जो है, क्योंकि सभी जीवों के अंदर एक तत्व पाया जाता है, आवश्यक तत्व कौन सा है, कार्बन। और कार्बन जो है इसकी मात्रा, कार्बन 12 और कार्बन 14, ये दो समस्थानिक हैं कार्बन के। इनका अनुपात, जैसे ही जीव की मृत्यु हो जाती है इनका अनुपात चेंज होता रहता है, और उस अनुपात से जो है इनका आयु काल निकाला जाता है, और जिसे हम बोलते हैं फॉसिल डेटिंग। क्या कहा जाता है, फॉसिल डेटिंग, या बोलते हैं कार्बन डेटिंग। डेटिंग यानी इनकी डेट निकाली जा रही है कि ये कितने पुराने हैं। और एक और चीज देखिए, जीवाश्म जो हैं पत्थरों के नीचे दबे हुए जो हैं जीवाश्म, उनसे कई प्रकार के ईंधन भी बनाए जाते हैं। और 3 ईंधन हमारी प्रकृति में हैं जिन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, काम ले रहे हैं। पहला है कोयला। कोयला जो है चट्टानों के बीच में दबा हुआ, जो बड़े पेड़ थे उनके तनों से बना हुआ है। हजारों करोड़ों वर्ष पहले बड़े बड़े पेड़ जिनके तने मोटे थे वो यदि पत्थरों के बीच में दब गए तो वो लकड़ी धीरे धीरे कार्बनीकरण प्रक्रिया से किस में परिवर्तित हो गई, कोयले में। तो ये जीवों का अवशेष है, और इसी अवशेष को हम ईंधन के रूप में काम ले रहे हैं। एक ध्यान रखना है, समुद्री जीव जो हैं मृत होने के बाद समुद्र के नीचे तल में जमे हैं, उनसे जो गाढ़ा तेल मिला है वो कौन सा है, पेट्रोलियम। और इस पेट्रोलियम, जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनके बीच में जहां ये पेट्रोलियम है उसके ऊपर ही खाली जगह होती है, वहीं पे एक गैस पाई जाती है, उसका नाम है प्राकृतिक गैस। ये तीनों ही क्या है, जीवाश्म ईंधन है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रकृति में 3 ही जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इस पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करके फिर बहुत सारी अलग अलग चीजें, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल वगैरह बनाया जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अगला देखिए, प्राकृतिक वर्ण। अभी बताया था आपको नेचुरल सिलेक्शन का क्या अर्थ है। अब नेचुरल सिलेक्शन यानी प्रकृति चुनेगी। पहला ऑप्शन दे रखा है मनुष्य द्वारा चयन, तो मनुष्य द्वारा चयन नहीं। दूसरा है पर्यावरण के अनुसार जीवों का चयन, यही पढ़ा था कि प्रकृति जो योग्यतम है उसी को क्या करेगी, चयन करेगी उसका। उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन, हंसमुखी या लेमार्क। लेमार्क की बात आपको बताई थी, जिराफ की कहानी इन्होंने सुनाई लेकिन अलग तरीके से सुना दी कि जो जिराफ है उन्होंने अपनी गर्दन को खींच के लंबा किया है और वो एक अर्जित लक्षण है, और अर्जित लक्षण की क्या हो जाती है, वंशागति हो जाती है। तो प्राप्त लक्षण या अर्जित लक्षणों का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो इन्होंने क्या कहा, प्राकृतिक वर्ण की बात आए तब तो किसका नाम है, डार्विन का। जीवों के जन्मजात लक्षण की बात यहाँ नहीं की गई है, यहाँ लिख रखा है जीवन काल में जो प्राप्त लक्षण हैं
उनकी संतति में क्या होता है, संचरण होता है। ये बात किसने कही थी, लेमार्क ने। यहाँ प्राप्त लक्षण की जगह क्या नाम लिखा आ सकता है, अर्जित लक्षण भी लिखा आ सकता है। उसके बाद अगला देखिए, आनुवांशिकता में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। अब इसमें ध्यान रखना है, अभी हमने पढ़ा था कोशिका केंद्रक, केंद्रक में क्या थे, गुणसूत्र, और गुणसूत्र में किसका बना हुआ है, डीएनए का, और डीएनए की छोटी छोटी इकाई जो है वो क्या कहलाती हैं, जीन। अब मान लीजिए आपको साधारण सी कहीं चोट लगी है और आपकी हाथ की स्किन हट गई है, तो वो कोई आपकी आनुवांशिकता में परिवर्तन नहीं हुआ है। स्किन यदि हटी है, ये एक अर्जित लक्षण है, निशान वहां हो गया है, तो ये आगे संतान में इसकी वंशागति नहीं होगी। लेकिन यदि हमारी कोशिका में जीन के स्तर पे या डीएनए के स्तर पे या गुणसूत्र के स्तर पे यदि कहीं परिवर्तन हो जाता है तो इसकी वंशागति होती है, और ऐसा परिवर्तन है ये कहलाता है उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कई बार देखते हैं अपन बहुत हानिकारक रेडिएशंस जो होती हैं, किरणें शरीर पे यदि पड़ती हैं तो ये जीन जो हैं ये प्रभावित हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से इनकी जो है ये जो डिफेक्टिव जीन है इसकी यदि वंशागति होती है तो संतान में कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। ऐसी चीज आप देख सकते होगे, ये जो परमाणु बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी में, वहां पे बच्चे जो हैं आज भी थोड़े अपंग पैदा हो रहे हैं। उसका कारण है वहां के लोगों के शरीर पे जो रेडिएशंस पड़ी हैं उसकी वजह से उनका जीन या बोल दें डीएनए या गुणसूत्र इनमें परिवर्तन हुए हैं, जिनकी क्या हो रही है, वंशागति हो रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मेंडल के अनुसार किसी विशेष लक्षण के लिए उत्तरदायी इकाई क्या कहलाती है। तो हमने जो इकाई है उसका पूरा एड्रेस पढ़ लिया है। पहला लिख रखा है गुणसूत्र, दूसरा है जीन, तीसरा है डीएनए, चौथा है आरएनए। तो गुणसूत्र किसका बना होता है, डीएनए का, और डीएनए का खंड क्या कहलाता है, जीन। और एक जीन कितने लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है, एक लक्षण के लिए। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। और जीन के जो विकल्प होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। और ये विकल्प किससे प्राप्त होते हैं संतान को, एक सेट माता से और एक पिता से। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन, मेंडल के अनुसार संतान में आने वाले लक्षण जो हैं किस पर निर्भर करते हैं। तो पहली बात, संतान में आने वाले लक्षण, पहला लिख रखा है पर्यावरण, तो पर्यावरण पर निर्भर नहीं करते। दूसरा लिख रखा है माता पिता के जीन पर, तो लक्षण किससे निर्धारित होंगे, जीन से निर्धारित होंगे। उसके बाद तीसरा लिख रखा है भोजन पर, चौथा लिख रखा है जीवन शैली पर। तो संतान में आने वाले गुण जो हैं वो किस पे निर्भर करते हैं, माता पिता के जीन पर। अगला देखिए, मेंडल के अनुसार यदि माता पिता के लक्षण टी ये हम देखेंगे मटर के पौधे में जब प्रयोग किया गया था तो इन्होंने कुछ सिंबल से उनके लक्षण दर्शाए थे। और एक बोना पौधा है, लंबा पौधा, और एक दूसरा कौन सा है, बोना, जिसको हमने स्मॉल टी से दर्शाया है। तो प्रथम जो संकर पीढ़ी होगी यानी F1 में जो पौधा आएगा उसकी ऊंचाई कैसी होगी। इसमें देखिए ये एकल संकरीय संकरण है। इसमें क्या करना है, जैसे ये दो पौधे लिए, यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये पौधा शुद्ध लंबा पौधा है या समयुग्मजी कहेंगे इसको, समयुग्मजी, क्योंकि इसमें जो दोनों जीन हैं वो कैसे हैं, एक जैसे। ये भी कैसा है, समयुग्मजी, और या फिर शुद्ध। और ये बोना पौधा है, कैसा है, बोना। इन दोनों के बीच में संकरण कराया गया और पूछ रहे हैं कि F1 जो पीढ़ी आ रही है उसमें जो है लंबाई कैसी होगी। तो इसमें ध्यान रखिए, निषेचन से पहले इसमें क्या बना लेते हैं, युग्मक। युग्मक में अर्धसूत्री विभाजन होता है और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी होनी चाहिए। जैसे आपको बताया था मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46। यदि अंडाणु और शुक्राणु में दोनों में 46 हो तो संतान में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पहुंच जाएगी, 92 हो जाएगी, कोई और ही प्रजाति बन जाएगी। क्योंकि अभी आपको बताया था कि सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, निश्चित रहती है। अब संतान में 46 कैसे हो पाए, क्योंकि जो अंडाणु और शुक्राणु बन रहे हैं उनको बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री यानी गुणसूत्रों की संख्या ही कितनी हो जाती है, 23। पहले से ही गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जब इनमें निषेचन होगा तो संतान में अपने आप कितने आ जाएंगे, 46 आ जाएंगे। तो यही ध्यान रखना है कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, आधी हो गई। अब इनमें जब निषेचन कराते हैं तो ये मटर के पौधे वाले प्रयोग जब मेंडल करते हैं तो ऐसा चेकर्स बोर्ड बनाते हैं। चेकर्स बोर्ड में एक जो यहाँ पे
नर या मादा, उसके जो युग्मक हैं किधर लिखने, ऊपर, और एक के युग्मक इधर लिखने हैं। अब यहाँ ध्यान रखिए, माता पिता के युग्मक यहाँ लिख लिए। अब इनको संकरण कराने के लिए, निषेचन कराने के लिए, इसको इससे क्रॉस करा के इस डिब्बे में लिखना है बड़ा टी और छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी। ये वाला इससे क्रॉस होगा बड़ा टी छोटा टी, ये इससे क्रॉस होगा बड़ा टी और छोटा टी। अब ये जो संतान आई है इसे कहा जाता है F1 संकर पीढ़ी। क्या कहा जाता है? F1 संकर पीढ़ी। अब यहाँ देखेंगे सबका जीनोटाइप, क्या क्या जीन है, बड़ा टी है और छोटा टी है। बड़ा टी जो है प्रभावी है। कैसा जीन है? प्रभावी जीन है, यानी जब तक ये रहेगा ये अपने आप को दर्शाएगा। छोटे वाले जीन के जो लक्षण है उसको दर्शाने नहीं देगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये प्रभावी लक्षण सब में आ गए, तो सभी पौधे कैसे होंगे? लंबे होंगे। अब इसी के आधार पे मेंडल ने अपना जो प्रथम नियम था आनुवांशिकता का, उस नियम को कहा जाता है प्रभाविकता और अप्रभाविकता का नियम। ये नियम दिया था, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविकता अप्रभाविकता का नियम क्या कहता है कि दो जो हैं समयुग्मजीव पौधों को एक गुण के लिए यदि हम संकरण करा रहे हैं, एक गुण सिर्फ कौन सा देख रहे हैं इसमें? पौधे की लंबाई का अध्ययन कर रहे हैं, तो जो लक्षण हमें प्रथम पीढ़ी में दिख जाए वो तो क्या होगा? प्रभावी, और जो नहीं दिखे वो क्या होगा? अप्रभावी होगा। तो सभी पौधे किस लक्षण में दिखे? सबके पौधे जो है उनकी लंबाई क्या थी? ज्यादा थी, सभी लंबे पौधे थे। तो यहाँ लिख रखा है कि इनमें यदि संकरण कराया जा रहा है तो ऊंचाई कैसी होगी? तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि सभी पौधे लंबे हैं, इसका उत्तर यही होगा। अगला लिखा है सभी बौने हैं, कुछ लंबे हैं कुछ बौने हैं, ये सभी की माध्यम ऊंचाई है। ये ध्यान रखिए, मेंडल ने जो इन पौधों में संकरण कराया था, मटर के पौधे का चयन ही इसलिए किया था क्योंकि जो दो लक्षण हैं ये विपर्यासी लक्षण थे। विपर्यासी यानी बिल्कुल विपरीत, या तो पौधा जो है बिल्कुल लंबा आ रहा था या बिल्कुल बौना। इसमें जो मध्यम ऊंचाई वाले हैं पौधे ये प्राप्त नहीं हुए, इसीलिए किसका चयन किया गया था? मटर के पौधे का। और मटर के पौधे का चयन ही जो है मेंडल की सफलता का राज था, तभी वो कितने 3 जो आपके आनुवांशिकता के नियम हैं आसानी से दे पाए। और दूसरा इन्होंने गणितीय विधि भी अपनाई थी, पौधों की काउंटिंग की थी यहाँ पे, और उस अनुसार ये अपने जो प्रयोग है उसमें सफल हो पाए। तो सभी पौधे कैसे मिले? लंबे। अगला देखिए, इसमें अगला है डीएनए की संरचना किस वैज्ञानिक में, डीएनए की संरचना किस वैज्ञानिक ने खोजी? तो डीएनए हम पढ़ रहे थे गुणसूत्र, और गुणसूत्र जो है वो किसका बना हुआ है? डीएनए का। इस डीएनए की फुल फॉर्म भी अभी आगे क्वेश्चन में आएगी। ये जो डीएनए की संरचना है इसे हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, या इंग्लिश हिंदी में इसे बोला जाता है द्विकुंडलित कुंडलीकृत संरचना। ये संरचना जो है ये किसने बताई थी? इसका श्रेय जाता है वाटसन और क्रिक को। अगला देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति का जीनोटाइप यानी जीन कैसे हैं, ये है। फिनोटाइप होता है कि बाहर दिख क्या रहा है, और जीनोटाइप यानी कौन से जीन है। जैसे अभी आपने देखा पौधा ऐसा था, दोनों जीन बड़े थे, बड़े टी, तो उसका ये तो है जीनोटाइप। और पौधा जो है कैसा दिख रहा था? लंबा दिख रहा था। जो लक्षण बाहर दिखाई देता है उसे बोलते हैं फिनोटाइप। फिर उसके बाद आपने एक पौधा देखा था जिसमें दोनों जो जीन हैं वो स्मॉल टी थे, और ये पौधा कैसा दिखाई दे रहा था? बोना। तो ये जो दिखने वाला गुण है ये कैसा है? फिनोटाइप। बाद में इनकी संतान हुई, तो उसमें संतान में आपने देखा जीनोटाइप तो ये था, फिनोटाइप क्या था? पौधा दिख कैसा रहा था? लंबा। तो जो लक्षण बाहर दिखाई देता है वो तो कहलाता है फिनोटाइप, और जो इनके अंदर जीन की संरचना है वो कहलाता है जीनोटाइप। अब ये कह रहे हैं कि व्यक्ति का जीनोटाइप कितना है? बड़ा टी और छोटा टी। तो इसका क्या अर्थ है? तो ध्यान रखिए, जब तक ये कैपिटल वाला प्रेजेंट है इसको जो है प्रभावी नहीं होने देगा, क्योंकि कैपिटल टी जो है वो कैसा होता है? प्रभावी जीन होता है। तो छोटे टी को अपना गुण नहीं दर्शाने देगा, और छोटा टी जो है वो किसको दर्शाता है? बौनेपन को। तो बड़ा टी अपने आप को दर्शाएगा, और ये व्यक्ति कैसा होगा? लंबा। इसमें जीन तो हैं छोटे के, लेकिन लंबाई इसकी क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि ये अपना प्रभाविकता जो है ये दर्शा रहा है। तो व्यक्ति कैसा होगा? लंबा। अगला देखिए, यदि छोटे टी को अपने आप को दर्शाना है तो वो इस रूप में होना चाहिए। बड़े टी के साथ आते ही ये छोटा टी क्या हो जाएगा? छुप जाएगा, या अप्रभावी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है डार्विन के अनुसार जीवों में विकास किस कारण से होता है? तो जीवों में विकास या जैव विकास या इवोल्यूशन, ये थ्योरी दी किसने थी? डार्विन ने। और जीवों में विकास क्या चीज है?
नई प्रजाति बन रही है, और क्रमिक, श्रृंखलाबद्ध और बहुत धीरे धीरे जीवों में परिवर्तन होते रहते हैं, और उसके बाद एक नई जाति बन जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जैव विकास बोलते हैं। और डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत था। अगला देखिए, किसे आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो क्वेश्चन दोबारा आ गया है, कौन सा है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, ये जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, इसमें से खाली ये इतना हटा दो, फिर बनेगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। वो किसका नाम हो जाएगा? आरएनए की फुल फॉर्म हो जाएगी। पूरा नाम सेम है, खाली डीऑक्सी लगाते ही तो वो डीएनए का है, और बाकी यदि राइबोज न्यूक्लिक अम्ल याद करोगे तो वो किसका है? आरएनए का है। तो ये आपके आनुवांशिकता और जैव विकास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, जो आपकी कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।